हे ट्रेडर्स, आपका स्वागत है इस एमसी ट्रेडिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जो हर ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, साइकोलॉजी बिहाइंड ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, essential criteria to identify valid order blocks, order block example on a real chart. So, stay tuned, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेडिंग इनसाइट्स मिलते रहे। चलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं। ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स की डिटेल्स में गहराई से जाएंगे और देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक की सही परिभाषा क्या है। बियरिश स्थिति में ऑर्डर ब्लॉक उस जोन को दर्शाता है जो उस आखिरी बुलिश कैंडल से जुड़ा होता है, जिसके बाद बाजार में एक तेज और महत्वपूर्ण डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह बुलिश स्थिति में यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जो आखिरी बेयरिश कैंडल से जुड़ा होता है, लेकिन उसके बाद बाजार में एक तेज और महत्वपूर्ण अपसाइड मूवमेंट होता है, जिससे एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। अब देखते हैं कि मार्केट में इन जोन्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इन जोन्स को पोटेंशियल रिवर्सल एरियाज मानने की थ्योरी इस बिलीफ पर आधारित है कि ये मैनिपुलेशन एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी बड़े मार्केट मूवमेंट से ठीक पहले बनते हैं। ट्रेडर्स इन जोन्स को ऐसे एरियाज की तरह देखते हैं जहां बड़े पैमाने पर बाय या सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए होते हैं। इसलिए अगर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इन जोन्स को यूज करें तो जब प्राइस इन लेवल्स तक पहुंचे तब हम हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस रिवर्सल और डायरेक्शन चेंज का फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के आधार पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। साथ ही हम उन वेरियस सिनारियोज पर चर्चा करेंगे जो हमें कैंडलस्टिक बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक्स को चार्ट पर आइडेंटिफाई करते समय मिल सकते हैं। बुलिश सिनारियो में एक कैंडलस्टिक बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक उस आखिरी सेलिंग कैंडल को दर्शाता है जिसके बाद प्राइस अचानक अपवर्ड पुश करना शुरू कर देता है। यह कैंडल आमतौर पर प्रीवियस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से नीचे ब्रेक करता है या उसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है। उदाहरण के लिए बुलिश डायग्राम में हम इस रेड कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। यह आखिरी बेयरिश कैंडल के रूप में काम करता है, जिसके बाद प्राइस ने एक ड्रास्टिक अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया और इससे पहले इसने प्रीवियस बेयरिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को टेक आउट कर लिया और उसकी लिक्विडिटी इफेक्टिवली स्वीप कर ली। इसी तरह बेयरिश सिनारियो में एक कैंडलस्टिक बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक उस आखिरी बाइंग कैंडल को दर्शाता है जिसके बाद प्राइस अचानक डाउनसाइड पुश करना शुरू कर देता है। यह कैंडल आमतौर पर प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर ब्रेक करता है या उसकी लिक्विडिटी इफेक्टिवली स्वीप करता है। अब चलिए उन एसेंशियल क्राइटेरिया और रूल्स पर चर्चा करते हैं जो हमें मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही यह समझते हैं कि हम इन्हें अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यह जानना बहुत क्रूशल है कि एक कंफर्म्ड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए सबसे पहले प्राइस को प्रीवियस कैंडल के ऊपर या नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट और स्वीप करना जरूरी होता है ताकि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन सके। दूसरा, प्राइस को इनएफिशिएंसी छोड़नी चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास इम्बैलेंस जनरेट करना चाहिए। अगर सब्सिक्वेंट कैंडल्स के बीच कोई प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं होता तो आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड नहीं माना जा सकता। रूल नंबर 3, ऑर्डर ब्लॉक को अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स को वन टाइम यूज माना जाता है, यानी जब प्राइस पहली बार किसी ऑर्डर ब्लॉक में प्रवेश करता है तब हम इसे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। एक बार जब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है तो हम इसे भविष्य में ट्रेडिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर नहीं करते।
रूल नंबर 4। एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को लीड करना चाहिए। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत एसेंशियल सिग्नल्स होते हैं जो यह संकेत देते हैं कि मार्केट अपनी इनिशियल डायरेक्शन में जारी रहेगा या रिवर्सल का अनुभव करेगा। ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ को और मजबूत करने के लिए चलिए और भी एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल्स है, जैसा कि इलस्ट्रेटेड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट मोमेंटम पहले बियरिश था जब तक कि प्राइस ने एक वीक बुलिश कैंडल नहीं बनाई और फिर उसके बाद 3 बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ अपवर्ड पुश करना शुरू कर दिया। यह वीक बुलिश कैंडल अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंची और साथ ही प्रीवियस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट और इफेक्टिवली स्वीप कर लिया। जैसा कि पहले बताया गया था, अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद बनने वाली सब्सिक्वेंट कैंडल्स में कोई प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं होता तो हमारा आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर हम इस 3 कैंडल सीक्वेंस को देखें तो पाते हैं कि पहली कैंडल का अपर विक और तीसरी कैंडल का लोअर विक मिडल कैंडल के पूरे बॉडी को ओवरलैप नहीं करता। यहां कैंडल्स के बीच एक गैप मौजूद है जो कि इम्बैलेंस को दर्शाता है। चूंकि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए सभी क्राइटेरिया यहां पूरी हो रही हैं, इसलिए यह कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो फिर से प्राइस ने एक ड्रास्टिक अपवर्ड मूवमेंट बनाया। यह रेड कैंडल आखिरी बियरिश कैंडल को रिप्रेजेंट करता है जो प्राइस के ड्रास्टिकली अपसाइड पुश करने से ठीक पहले बनी थी। हम देख सकते हैं कि इस बियरिश कैंडल ने प्रीवियस बियरिश कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट और इफेक्टिवली स्वीप कर लिया। इसके अलावा इन 3 सिक्वेंशियल कैंडल्स के बीच एक प्रॉपर गैप बना जो कि सभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्राइटेरिया को पूरा करता है। इसलिए अब हम इस कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं जिसमें पोटेंशियल है कि अगर प्राइस नीचे पुल बैक करे और इसे मिटिगेट करे तो यह रिवर्सल ला सकता है। हालांकि अगर हम इस बियरिश कैंडल को देखें जो बुलिश मूवमेंट शुरू होने से पहले बनी थी तो यह एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रिप्रेजेंट नहीं करती। इसका कारण यह है कि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट नहीं किया। अब चलिए और एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करते हैं। सेकेंड डायग्राम में दिए गए सीरीज ऑफ कैंडल्स को कंसिडर करें। एक बार फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट कर लिया और इस बियरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप की। इसलिए यह एक पोटेंशियल कैंडिडेट है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए। हालांकि इन 3 कैंडल्स के बीच कोई नोटिसेबल इम्बैलेंस नहीं है और यह ऑर्डर ब्लॉक बुलिश कैंडल के अपर विक द्वारा मिटिगेट हो चुका है। इस कारण से यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि यह नेसेसरी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। इसलिए इसे डिमांड जोन के रूप में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अगर हमें ऐसे सिनारियोज का सामना करना पड़े जहां प्राइस ने प्रीवियस कैंडल से लिक्विडिटी टेक आउट कर ली हो लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया हो या प्राइस इनएफिशिएंसी क्रिएट करने में फेल हो गया हो तो हम सब्सिक्वेंट कैंडलस्टिक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूप में डेजिग्नेट करते हैं। इस केस में हम प्रीवियस सेलिंग कैंडल के बजाय इस बुलिश कैंडल को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इसका कारण यह है कि प्राइस ने बुलिश कैंडल के तुरंत बाद एक प्रॉपर इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस जनरेट किया है। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट कर लिया और इस बुलिश कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप की, इससे पहले कि प्राइस ने सिग्निफिकेंटली हायर पुश करना शुरू किया। हालांकि यहां कोई डिसर्नेबल इम्बैलेंस नहीं है और यह ऑर्डर ब्लॉक अपर कैंडल्स विक द्वारा मिटिगेट हो चुका है। इसलिए यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा और इसे डिमांड एरिया के रूप में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सिग्निफिकेंटली अपसाइड पुश किया। यह रेड कैंडल उस लेटेस्ट बियरिश कैंडल को रिप्रेजेंट करता है जो प्राइस के ड्रामेटिकली हायर पुश करने से ठीक पहले बनी थी। यह साफ दिखता है कि इस बियरिश कैंडल ने प्रीवियस बुलिश कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को सरपास और इफेक्टिवली स्वीप कर लिया। साथ ही प्राइस ने इन 3 सिक्वेंशियल कैंडल्स के बीच एक प्रॉपर गैप बनाया और कोई मिटिगेशन नहीं हुआ। इसलिए
वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए सभी क्राइटेरिया पूरी हो गई हैं। नतीजतन अब हम इस कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट्स बेयरिश मार्केट्स में भी एप्लीकेबल हैं। यह समझना जरूरी है कि ये प्रिंसिपल्स वेरियस टाइम फ्रेम्स और किसी भी प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट पर अप्लाई किए जा सकते हैं। अब चलिए रियल चार्ट पर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में एक्सप्लोर किए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। हम देखेंगे कि मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अब हमारे स्क्रीन पर 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन अपट्रेंड में है। जब हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि प्राइस ने एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया है, क्योंकि इसने इस मेजर हाई को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोज कर गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इमर्जेंस के साथ अब हमारा फोकस उन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने पर होना चाहिए जो BOA से जुड़े हुए हैं। यहां एक्सट्रीम पर व्हाइट कैंडल उस लास्ट बेयरिश कैंडल को रिप्रेजेंट करती है जो प्राइस के सिग्निफिकेंट अपवर्ड पुश करने से ठीक पहले बनी थी। इसने सफलतापूर्वक प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट और स्वीप कर लिया। लेकिन अगर हम इसे क्लोजली हाईलाइट करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को अपर टाइनी विक ने मिटिगेट कर दिया है। इसलिए हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो हमें एक और बेयरिश कैंडल दिखती है जो लास्ट कैंडल थी बिफोर द प्राइस पुश्ड सिग्निफिकेंटली हायर। यह कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट कर चुकी है। लेकिन जब हम इसे हाईलाइट करते हैं तो देखते हैं कि इसे भी बुलिश कैंडल के अपर विक ने मिटिगेट कर दिया है। जैसा कि पहले बताया गया था, अगर हमारा आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक 3 सीक्वेंस कैंडल्स की लास्ट कैंडल द्वारा मिटिगेट हो जाता है तो हमें नेक्स्ट कैंडल स्टिक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसिडर करना चाहिए। इसलिए इस कैंडल को हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि प्राइस ने एक और अपवर्ड मूवमेंट इनिशिएट किया। यहां यह कैंडल आखिरी बेयरिश कैंडल है बिफोर द अपवर्ड पुश। इसने प्रीवियस कैंडल के लो को टेक आउट कर लिया है। लेकिन जब हम इसे हाईलाइट करते हैं तो पाते हैं कि इसे थर्ड कैंडल के विक ने मिटिगेट कर दिया है। इस स्थिति में हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक को ऑर्डर ब्लॉक के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि यह भी मिटिगेट हो चुका है, इस बार अपर कैंडल विक द्वारा। इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल स्टिक पर जाना होगा। अब जो रेड हैमर कैंडल आई है वही हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर हम इसे क्लोजली एनालाइज करें तो देखते हैं कि प्राइस ने इसे टच किया और माइनर रिएक्शन के बाद डाउनसाइड पुश कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें हमेशा इंड्यूसमेंट को टेक आउट करने का वेट करना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ बाय और सेल पोजीशन। इंड्यूसमेंट पर हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस ने अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू की, हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक पुल बैक किया, एक रिवर्सल एक्सपीरियंस किया और फिर हायर पुश किया। अगर हम एक लाइव चार्ट को एनालाइज कर रहे होते तो यह ऑर्डर ब्लॉक हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता जहां हम एक लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते थे और मार्केट में एंटर कर सकते थे। इसके आगे हम देखते हैं कि प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न बनाया क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक और क्लोज कर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के इमर्जेंस के बाद यह क्रूशल हो जाता है कि हम इंड्यूसमेंट टेक आउट होने का वेट करें बिफोर कंसिडरिंग लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स। इस केस में इस कैंडल का लो वह मोस्ट रीसेंट इंटरनल लेवल है जो प्राइस ने अपने अपवर्ड पाथ में बनाया है। एक बार जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेक आउट कर लिया तो अगला स्टेप यह होता है कि हम प्राइस को अपने आइडेंटिफाइड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने का वेट करें। इस स्थिति में यह व्हाइट कैंडल लास्ट बेयरिश कैंडल को रिप्रेजेंट करती है जो प्राइस के ड्रास्टिकली अपसाइड पुश करने से ठीक पहले बनी थी। इसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। इसके अलावा इसके ऊपर एक नोटिसेबल इम्बैलेंस भी मौजूद है। इसलिए यह कैंडल हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप प्रदान करता है। अगर प्राइस इसे मिटिगेट करता है और इसे टैप करता है तो हमें मार्केट में लॉन्ग पोजीशन एंटर करने पर विचार करना चाहिए।
ट्रेडर्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। हम आपके फीडबैक और सजेशंस को वैल्यू करते हैं, इसलिए कमेंट्स में हमें बताएं कि आप फ्यूचर वीडियोस में किन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।